नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के एक बहुत ही आपके बेसिक मतलब आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपकी पूरी केमिस्ट्री है वो आपकी इसी चैप्टर पे डिपेंडेंट है। ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, जो भी ट्रिक मैं बताऊंगा, जो भी मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा, उन सबको आपने ध्यान में रख लिया और ये सारे के सारे अगर आपको एलिमेंट्स याद हो गए तो केमिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दिक्कत होने वाली है। और अगर हम बात करें तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हों, चाहे इनऑर्गेनिक के हों, चाहे फिजिकल के हों, जितने भी बिहेवियर एनालॉमस बिहेवियर हैं वो सारे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी आपको मैं ट्रेंड्स बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गई, या आपके आइसोटोप पोटेंशियल हो गया, इन सब की आपकी ट्रिक और सबको आपके दिमाग के अंदर रखना है, तभी आप केमिस्ट्री अच्छे से समझ पाओगे। तो आपको अगर ये केमिस्ट्री में अच्छे नंबर पाने हैं, या तो इस साल आपने 12th के एग्जाम तो दे ही दिया है, नेक्स्ट ईयर अगर आप इस साल 12th में हो और आपको 95 अगर स्कोर करना है तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। और इस चैप्टर को अच्छे पढ़ने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। और जुड़ने से क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरा चैनल शिक्षालय सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है कि सबसे पहली अपडेट वीडियोस की आप तक पहुंचते रहे। तो अब हम बात करने वाले हैं आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके टॉपिक का नाम क्या है, तो पीरियोडिक टेबल। बेसिकली पीरियोडिक टेबल होता क्या है, बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है पीरियोडिक। पीरियोडिक आपने सुना होगा अपने कॉलेज में या आपके स्कूल से पीरियड्स होते हैं। जो पीरियड्स क्या होता है, एक डिफिनिट टाइम इंटरवल होता है, ठीक है। और उस डिफिनिट टाइम इंटरवल के बाद फिर पीरियड जो होता है वो अपने आप में चेंज होता है, ठीक है। लेकिन पीरियड का टाइम या तो फिक्स हो सकता है या वो आपके फिक्स नहीं हो सकता। बिल्कुल यही चीज़ें जो होती हैं आपके पीरियोडिक टेबल में होती हैं। और या पीरियोडिक टेबल किसको कहते हैं, पीरियोडिक टेबल का काम क्या होता है, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और टेबल के बारे में आप जानते हैं, टेबल में क्या होते हैं, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। सबको ये पता है, रोज जो होते हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं और जो कॉलम होते हैं वो आपके वर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका क्या यूज़ होता है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। तो द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स। अब हम ये बात करेंगे जितने भी एलिमेंट्स अब तक हमको पता है, अब तक हम लोगों को कितने एलिमेंट्स पता हैं, करीब 108 एलिमेंट्स हमको पता है। उन लोगों का क्या करना है, हमें अरेंजमेंट करना है। किस हेल्प से, पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन सच अ वे, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज बहुत से एलिमेंट्स की बहुत अलग होती हैं और जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिमिलर होती है। यानी कि सिमिलर जो एलिमेंट्स हैं जो सेम प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको हम एक ही ग्रुप में रखें। और वो ग्रुप कैसे बनाए जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल उस समय ये था कि जब पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी हो रहा था। अब और आगे पढ़ते हैं, इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर इन अ टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। टेबुलर फॉर्म में उन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो कि सेम क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब ये किस आधार पे किया गया था, कैसे किया गया था, तो इसको करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे सामने आए। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो हमारे सामने आए उनका नाम था लेवोइजियर। और लेवोइजियर ने बहुत सी सिंपल क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की, क्योंकि उस समय देखिए, उस समय बात ये थी कि उस समय ज़्यादा एलिमेंट्स हम लोग को पता नहीं थे। तो ज़्यादा एलिमेंट्स पता नहीं थे तो लेवोइजियर ने एक सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन कर दी कि हम एलिमेंट्स को 2 भागों में बांट देंगे, एक आपका मेटल होगा, आपका नॉन मेटल होगा। अब जितने भी मेटल्स होंगे उनके अंदर ये टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, लॉस कर सकते हैं। अगर लॉस करेंगे तो क्या बनाएंगे, वो कैटायन बनाएंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोडियम क्या है, आपका मेटल है, ठीक है। और ये काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होती है किसी और को। तो ये क्या करेगा, हमेशा कैटायन फॉर्म करेगा। एक तो आपका पहला क्लासिफिकेशन ये हो गया कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें से पहला जो होगा मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, आपका नॉन मेटल होगा। अब नॉन मेटल में हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन हम जानते हैं, मैंने पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रखा है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करता है, गेन करना चाहता है। अगर कोई भी एलिमेंट आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हमेशा कौन सा चार्ज इस पे अपीयर होगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन है, सॉरी आपका सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दे दिया। यहाँ पे E- इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसने N+ बना दिया। लेकिन जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है तो F- बनाता है। लेकिन क्या ये जो क्लासिफिकेशन था एकदम सटीक था? नहीं।
देखिए पहली बात तो हमको ये समझनी है कि लेवाइजर के समय पे ज़्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे। बहुत से जो एलिमेंट्स थे उनकी इस क्लासिफिकेशन के बाद हमें पता चले कि इस तरह के एलिमेंट्स भी होते हैं। तो पहला जो ड्रॉबैक था लेवाइजर का, और लिमिटेशन से अगर हम बात करें तो पहला ये था कि बहुत कम एलिमेंट्स जब हमको पता थे तब उन्होंने ये क्लासिफिकेशन की थी। लेकिन जैसे जैसे हमको एलिमेंट्स के बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, इनकी जो ये क्लासिफिकेशन थी फेल हो गई। मतलब इनसफिशिएंट ये चीज़ें हो गई कि मेटल्स को बस मेटल और नॉन मेटल में आपका डिवाइड करना। उसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो उस समय एक और स्पीसीज़ की हमने खोज की, वो स्पीसीज़ क्या थी, मेटलॉइड्स थी। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब वो कंडक्शन भी कर सकते हैं और कंडक्शन नहीं भी कर सकते हैं, मतलब दोनों के बीच का कंडक्शन आपका शो करते हैं। तो भाई मेटलॉइड्स के बारे में तो इन्होंने कोई ना तो जिक्र किया था और ना ही उनके लिए स्पेस रखा था। तो इनके क्लासिफिकेशन को उस समय क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसके बाद और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं और आगे एक और क्लासिफिकेशन की तरफ पढ़ते हैं। मैंने बताया था कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो आगे निकल के आए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं सर, अगर लेवाइजर ने ये गलत आपका क्लासिफिकेशन किया है तो अब हमारा क्लासिफिकेशन मानिए ये थोड़ा हद तक ठीक है और यही सारे क्लासिफिकेशन के लिए अच्छा होगा। तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो थे राउट्स हाइपोथेसिस। मतलब राउट्स ने ये कहा था कि आपके ही सिंपली एज्यूम्ड दैट, उन्होंने ऐसा एज्यूम्शन किया था, उनकी कोई भी प्रैक्टिकल कोई भी उस पर नॉलेज नहीं थी, उन्होंने बस ऐसा एज्यूम्शन किया था, ऐसा मान लिया था कि दैट ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स अब उस समय तक नोन थे वो किसके बने हुए थे, वो हाइड्रोजन के बने हुए हैं। और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो सबसे पहले जो आपका क्लासिफिकेशन होता था, मतलब जो इतनी प्रॉपर्टीज़ को या आपकी अरेंजिंग होती थी क्लासिफिकेशन में, वो एटॉमिक वेट के आधार पर होती थी। ठीक है, एटॉमिक नंबर का उस समय चलन आया नहीं था। ठीक है, तो जितने भी हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे अभी कर रहे हैं वो एटॉमिक वेट के आधार पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके राउट्स ने क्या कहा था कि एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन ऑफ एटम। और वन हाइड्रोजन ऑफ एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 1 होता है। और यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट करता है, n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यानी एक अगर एलिमेंट है उसमें अगर 4 हाइड्रोजन के एटम हैं तो कितने हो जाएंगे आपके, उसका एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर उसमें हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 5 हैं, तो यहाँ पे सिंपली अब जानते हैं कि वो 1 से कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो उसका एटॉमिक वेट 5 हो जाएगा। लेकिन इनकी लिमिटेशंस क्या थी, इनका जो क्लासिफिकेशन था इसलिए फ्लॉप चला गया कि भाई सबसे पहले इन्होंने कोई प्रैक्टिकल, इनके पास कोई अप्रोच नहीं था। इन्होंने बस ऐसे ही एज्यूम किया था कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इनका कोई प्रैक्टिकल अप्रोच ना होने की वजह से बहुत लोगों ने इनका जो ये हाइपोथेसिस था वो कभी माना ही नहीं। और दूसरी ये चीज़ थी कि एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फाउंड बाय हाइड्रोजन, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हाइड्रोजन के फॉर्म नहीं हो सकते थे। ये बात भी बहुत अच्छी थी, कहने वाली थी। और दूसरी चीज़ कहने वाली थी द एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वे आर नॉट फाउंड एज होल नंबर। और जितने भी उस समय तक नॉन एलिमेंट्स थे उन सबके जितने भी एटॉमिक वेट थे वो सबके सब होल नंबर में नहीं थे। ठीक है, वो क्या थे, तो अगर हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो पहला हम एग्जाम्पल मिलता है क्लोरीन का, जिसमें एटॉमिक वेट हम क्लोरीन की बात करें तो 35.5 है। दूसरा है स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम का एटॉमिक वेट क्या है, 87.5। तो यहाँ पे इसमें भी बहुत कमियां होने की वजह से साइंटिस्टों ने इस राउट्स हाइपोथेसिस को भी नकार दिया, मतलब इसको भी आधार नहीं माना क्लासिफिकेशन का, पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन का। तब हम बात करते हैं डोबेरेनियर ट्रायड रूल की। अब डोबेरेनियर ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा He made groups of 3 elements having similar chemical properties called triads। इन्होंने कहा कि 3 जो एलिमेंट्स को आपस में पकड़ा और उनमें ये देखा कि वो जो तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। और जो पहला एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, दोनों का अगर एटॉमिक वेट का एवरेज करें तो उसका जो एवरेज आता है, जो उसका मिडिल एलिमेंट होता है वो उसके अप्रॉक्स होता है। तो ये इनका क्या था, रूल था। लेकिन इनमें भी बहुत सारी कमियां पाई गई। पहली कमी इनमें ये पाई गई कि जितने भी आपके नॉन एलिमेंट्स थे उन सबको ट्रायड में फॉर्मेशन करना नहीं हो पा रहा था। मतलब उनकी जो एवरेज जो आपका आ रहा था वो इससे बहुत ज़्यादा आ जा रहा था या बहुत कम आ जा रहा था। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो पहले से ही आपके ये सबको पता था कि वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी ही शो करेंगे।
दूसरी चीज़ क्या थी, सबसे बड़ी चीज़ की ये थी कि ये जो आपके डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर किए गए थे, उसमें ये जो ट्रिक थी डॉबेनियर की वो काम नहीं करती थी। तो लोगों ने क्या कहा, इनका भी जो रूल था उसको काट दिया। इसके बाद एक और आपके साइंटिस्ट आए आपके न्यूलैंड, और उन्होंने क्या आपका हाइपोथेसिस दिया, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब आज आगे बात करते हैं किसकी, तो लास्ट हमारा रूल है, इसके बाद हम सीधा अब आगे बात करेंगे हम आपकी आर्थर मेयर कर्व की। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं जो लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन है, जिससे आपकी ये शुरुआत हुई कि इनको हम टेबुलर फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये कौन लेके आया, ये हमारे न्यूलैंड भैया लेके आए। ऑक्टेव रूल इन्होंने आया था। ऑक्टेव का सबको पता है, ऑक्टा मतलब क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। ऑक्टा मतलब होता है 8, यानी इनके 8 का जो आंकड़ा था वो क्या था, रूल क्या था, ये हमको जानने का मिलेगा। और इन्होंने ये क्लासिफिकेशन 1865 में की थी, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअली क्या किया था, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब यहाँ पे बात करनी है कि यहाँ पे एटॉमिक मास का यूज़ किया गया था, ठीक है। हम अभी भी पिछले में भी हमने एटॉमिक मास के बारे में बात की, एटॉमिक मास, एंड ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एच एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। और यहाँ पे उन्हें ये देखने को मिला था कि जो अगर वो आपके हॉरिजॉन्टल वे में एलिमेंट्स को जो अरेंज कर रहे थे, तो जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी और जो 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी, वो दोनों क्या हो रही थी, सेम हो रही थी, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी सेम हो रही थी, आपकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, और उनकी वैलेंसी भी क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी आपके सिमिलर ही हो रहे थे। वो इसलिए हो रहे थे टू द केस ऑफ म्यूजिकल। और यहाँ पे अगर हम इंडियन म्यूजिकल नोट्स की बात करें तो वहाँ पे कितने वो नोटेशंस हैं, 7। ये आपके कौन से, सा रे गा मा पा धा नी सा। इसके अकॉर्डिंग ही क्या क्या था न्यूलैंड ने, वहाँ पे ये सारे गामा पाधा नी था वो उनका था, लेकिन इंडियन में इन चीज़ों को समझने के लिए हम सारे गामा पाधा नी का हम यूज़ करते हैं। तो इन्होंने एक्चुअली क्या किया था, इन्होंने क्या था, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। अब यहाँ पे ये देखेंगे जो पहला एलिमेंट है आपका वो आपको कौन सा है, लिथियम है। लेकिन अगर हम 8 एलिमेंट की बात करें, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे हम लोग पहले से ही जानते हैं, थोड़ी सी अगर हमारे पास 9th और 10th की कंसेप्ट होगी तो हमको पहले से एक पीरियड टेबल में पता है कि लिथियम और पोटेशियम दोनों क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं आपके मैग्नीशियम की, ठीक है। अब हम किससे स्टार्ट करते हैं, बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं। ये 1 हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। अब यहाँ पे फिर जो बेरिलियम से 8 आपका जो एलिमेंट आ रहा है वो मैग्नीशियम आ रहा है। और हम ये पहले से ही जानते हैं कि आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो ये चीज़ें तो बहुत से आपकी तय हो गई, लेकिन आपको ये चीज़ यहाँ पे बहुत सी ध्यान देनी है कि उस समय आपके जो इनर्ट गैसेस थे उनका डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो इसलिए उनको जो आज हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो आपका 8 ग्रुप है वो क्या है, आपका इनर्ट गैसेस हैं, मतलब वो गैसेस जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। लेकिन बाद में हमें ये भी जानने को मिला कि जो आपका ज़ेनॉन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इस समय पे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, इनर्ट गैसों के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उनको वहाँ पे जगह नहीं दी गई थी। अब बात करते हैं, इतना अच्छा मॉडल होने के बाद भी, इतना अच्छा क्लासिफिकेशन होने के बाद भी जो एवरी 8 एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे सही हो गया था एटॉमिक मास के नंबर पे। लेकिन जो लिमिटेशंस और ड्रॉबैक यहाँ पे देखने को मिले थे वो क्या क्या मिले थे, दिस रूल इज़ वैलिड अप टू कैल्शियम। अब मैंने यहाँ पे आपको शो भी कर रखा है, जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो आपका कैल्शियम है। कैल्शियम के बाद क्या था कि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर पा रहे थे। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा था, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आप लोग को ये पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर आप थोड़े नीचे जाएंगे मॉडर्न पीरियड टेबल को आप अच्छे से देखें तो 2-3 आपके पीरियड छोड़ने के बाद जो एलिमेंट्स 8 होते थे वो 18 हो गए थे। तो यहाँ पे लेकिन न्यूलैंड ने क्या कहा था कि एवरी 8 एलिमेंट, लेकिन वहाँ पे कितने हो गए, 18 एलिमेंट हो गए। तो वहाँ पे तो ये आपका जो होगा रूल वो तो ब्रेक कर गया, ये रूल काम ही नहीं किया। तो ये रूल कहाँ तक वैलिड था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि न्यूलैंड्स का जो आपका रूल था वो बस कैल्शियम तक ही वैलिड था। कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रेजेंस होने के कारण, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमको कितने एलिमेंट्स चाहिए से 8 एलिमेंट चाहिए थे इसको आगे और कैरी ऑन करने के लिए। लेकिन 18 एलिमेंट्स होने की वजह से ये जो आपका रूल था यहाँ पे ब्रेक कर गया। अब दूसरा जो बैकडोर क्या था, दूसरा बैकडोर ये था, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस and include in the period table it becomes the 8 element alkali metals and this is law dropped out। अब ये कहना क्या चाहता है, इसने ये कहना चाहता है कि मैंने आपको बताया कि उस समय क्या था, आपकी इनर्ट गैसेस को वहाँ पे रखा नहीं गया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोचेंगे, अगर यहाँ पे आपका हीलियम, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन ये सब चीज़ों को अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका सोडियम क्या हो जाएगा, 9th एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन न्यूलैंड ने क्या कहा था कि एवरी 8 एलिमेंट क्या होगा, आपकी
periodicity को शो करेगा। लेकिन ये अगर 9वें स्थान पे आ जाएगा तो ये जो होगी चीज़ें आपकी ऑक्टेव रूल फेल कर जाएगा, और ऐसा हुआ भी, ऑक्टेव रूल फेल हो गया। इसके बाद बहुत से साइंटिस्टों ने क्या किया, एक्सेस डिफ्रैक्शन का यूज़ किया और बाकी सारे एलिमेंट्स पे आपके इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कराई, और उससे क्या रिजल्ट मिले उसकी हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहें, इसी कारवा को और आगे लेकर चलेंगे और जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं सबको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।